चलिए अब बात करते हैं अध्ययन के अधिचर्म भाग की। इस अधिचर्म भाग के बारे में मैंने आपको बेसिक पॉइंट सारे के सारे बता दिए कि अधिचर्म होता क्या है, मृत होता है या जीवित होता है, अगर मृत होता है तो मृत क्यों होता है तथा ये कौन से उत्तक से मिलकर के बना होता है। अब सीधे इसके स्तरों की बात करते हैं जो मैंने अभी बताए थे, आंतरिक से बाहर की ओर या भीतर से बाहर की ओर की बात करेंगे। तो 5 स्तर बताए थे मैंने, अंकुरण, शूल, तीसरा कौन सा, कणी, चौथा स्वच्छ और पांचवा कीन स्तर। ठीक है ना। इन पांचों स्तर की बात करते हैं। सबसे पहले अध्ययन के अधिचर्म भाग का सबसे आंतरिक स्तर होता है, वो होता है अंकुरण स्तर या जर्मिनेशन स्तर। इसका एक और नाम होता है मेलपिगी स्तर इंग्लिश में। ठीक है, तो उसी स्तर की बात करते हैं। यह अधिचर्म का सबसे आंतरिक भाग होता है तथा चर्म के साथ, क्योंकि अधिचर्म के बाद क्या आती है, चर्म या डर्मिस, उसके साथ सटा हुआ या संपर्क में होता है। तो क्या करता है, चर्म के साथ सटा हुआ होता है या उसके संपर्क में होता है, तो यहाँ से ये पोषण प्राप्त करता रहता है। तो अगर पोषण यहाँ से प्राप्त करेगा तो कैसा होगा, जीवित होगा या मृत होगा। तो इसीलिए अंकुरण स्तर जीवित होता है, क्योंकि ये चर्म या डर्मिस के कांटेक्ट में होता है, जिसके कारण इसको पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त होता है। अगर कोई कोशिका जीवित है और उसको खाने पीने को बराबर मिल रहा है, ठीक है, तो वो काम भी फुर्ती से कर पाएगी। जैसे कि अपन कोई भी कार्य करते हैं मनुष्य, तो उसको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से। तो इसको भी, अंकुरण स्तर को भी ऊर्जा मिल रही है, यानी पोषण मिल रहा है, जिसके कारण ये जीवित है। तो ये काम भी करेगा, यानी कौन सा काम, विभाजन का कार्य भी करेगा। तो अंकुरण स्तर में विभाजन की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, ये था अंकुरण स्तर। अब दूसरी बात करते हैं अपन, इसके दूसरे स्तर या दूसरे लेयर की बात करें तो वो है अपने पास शूल स्तर। शूल स्तर की बात की जाए तो ये अंकुरण स्तर के ठीक बाहर की तरफ होता है। ये पहला पॉइंट, अंकुरण स्तर के ठीक बाहर की ओर होता है तथा बहुकोणीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसी कारण ये अधिचर्म को मजबूती प्रदान करता है। तो शूल का मुख्य कार्य होता है मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया शूल। उसके बाद आते हैं कणी स्तर। कणी स्तर की बात की जाए तो ये शूल स्तर के ठीक बाहर की तरफ होता है तथा यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रेटोहाइड्रिन प्रोटीन कहा जाता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेटोहाइड्रिन प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है, तो क्रेटोहाइड्रिन प्रोटीन कणी स्तर के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। उसके बाद चौथे स्तर पर आते हैं जिसका नाम है स्वच्छ स्तर। नाम कैसे याद रख सकते हैं, पहले टिक बताई थी, अच्छे से उसको याद रखना। तो स्वच्छ स्तर में क्या होता है, जो ये कणी स्तर में क्रेटोहाइड्रिन प्रोटीन पाया गया था, ये धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाता है और टूट कर एडिडिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो स्वच्छ स्तर के अंदर क्रेटोहाइड्रिन का विघटित रूप एडिडिन प्रोटीन पाया जाता है, जो एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी से मतलब होता है जिसके आर पार देख सकते हैं। मैं पारगम्य नहीं बोल रहा हूँ, पारदर्शी का मतलब ये होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, और पारगम्य जिसके आर पार जाया जा सकता है। ठीक है ना, इधर से उधर जा सकते हैं, इधर से उधर। तो पारगम्य वर्ड अलग है और पारदर्शी वर्ड अलग है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये एक परत जैसी होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, या पारदर्शी माध्यम होता है जो अवरोधक का कार्य करता है, यानी किसी को इधर से उधर नहीं जाने देगा, अवरोधक का कार्य करेगा। और दूसरा जलरोधी भी होगा। आपने देखा होगा कि जब अपन कभी ज़्यादा देर पानी में रहते हैं तो वहाँ पर वहाँ की त्वचा, जो भाग पानी में ज़्यादा देर रहेगा वो फूल कर बड़ा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है वो भी समझेंगे अपन। वो केवल कीन स्तर विघटित होता है, कभी भी स्वच्छ स्तर इस पानी को अपने अंदर या अपनी संरचना के अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि स्वच्छ स्तर होता है वह जल रोधी होता है। फिर बात करते हैं कीन स्तर।
यह अधिचर्म का सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। इसके अलावा जो एरिडिन प्रोटीन था किसके अंदर, स्वच्छ स्तर के अंदर, ये एरिडिन प्रोटीन मृत क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है कीन स्तर के अंतर्गत आते आते, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद जो कीन स्तर होता है त्वचा की सफाई का कार्य भी करता है। कैसे करता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके डेली लाइफ में काम आता होगा। जैसे कि अपन इस स्किन पर हल्का सा हाथ रखते हैं तो यहाँ से जो मैल नुमा संरचना उतरती है वह क्या है, कीन स्तर की होती है, ठीक है ना। जो मैल आता है वो रियलिटी में उसके धूल के कण तथा कीन स्तर होता है जो विघटित होता है, फिर आगे नया बनता जाता है। तो विघटित होने वाला या मैल उतरने वाला स्तर होता है कीन स्तर। तो कीन स्तर फिर से कहाँ से आता है, जो मैंने बोला अंकुरण स्तर में विभाजन की क्षमता होती है, तो यही विभाजन की क्षमता आगे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिसके द्वारा पुनः इस स्तर का निर्माण कर दिया जाता है। तो कीन स्तर के द्वारा ही अपने शरीर में जीवाणु रहित त्वचा का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जीवाणु वाले जो भी त्वचा होती है मैल के साथ उतर जाती है, जितनी भी गंदगी होती है तो वो सारी उतर जाती है। इस प्रकार अपने शरीर के सफाई का कार्य भी कीन स्तर के द्वारा किया जाता है। तो एक बार फिर से इस 5 पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक, आपको याद होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला अधिचर्म का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है उसे अंकुरण स्तर कहा जाता है। इस अंकुरण स्तर की बात की जाए तो ये चर्म या डर्मिस से सट्टा हुआ या उसके संपर्क में होता है, जिसके कारण इसको चर्म या डर्मिस से पोषण प्राप्त होता रहता है, इसी कारण ये जीवित होता है। ओके, जीवित है तो काम भी करेगा, और क्या काम करेगा, विभाजन करता रहेगा और नई परतों का निर्माण करता रहेगा। उसके बाद दूसरे स्तर पर आते हैं जिसका नाम है शूल स्तर। शूल स्तर की बात की जाए तो ये अंकुरण स्तर के ठीक बाहर की ओर का स्तर होता है, जहाँ पर बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है। ये बहुकोणीय कोशिकाएं अधिचर्म को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करती हैं। तीसरे स्तर की बात करते हैं जिसका नाम है कणी स्तर। कणी स्तर के अंदर एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रेटोहाइडिन प्रोटीन कहा जाता है। तो इसके अंदर ये याद रखना है क्रेटोहाइडिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद अगले स्तर की बात की जाए, फिर बात करते हैं स्वच्छ स्तर की। स्वच्छ स्तर की बात की जाए तो कण स्तर में पाया जाने वाला क्रेटोहाइडिन प्रोटीन विघटित यानी टूटकर एरिडिन प्रोटीन का निर्माण करता है। एरिडिन प्रोटीन एक पारदर्शक माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन ये पारदर्शक माध्यम होता है वो अवरोधक की भांति भी कार्य करता है, यानी किसी भी पदार्थ को आर पार जाने नहीं देगा, तथा ये जल रोधी भी होता है, यानी जल को अंदर आने से रोकेगा। फिर लास्ट स्तर की बात करते हैं कीन स्तर की। कीन स्तर होता है यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है, जो अपन दिख रहा है अपन को सबसे बाहर की तरफ, ये वाला संपूर्ण कीन स्तर ही होता है। इस कीन स्तर का मुख्य कार्य है त्वचा की सफाई करना। कैसे करता है त्वचा की सफाई, जैसे कि आपने रेगुलर में देखा होगा कि जो मैल उतरता है वो रियल में कीन स्तर ही होता है। इसके अंदर ये जो भी होता है पूर्णतः मृत होता है, क्योंकि यहाँ स्वच्छ स्तर में पाया जाने वाला एरिडिन प्रोटीन मृत क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एक मृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये 5 स्तर है, आपको अच्छे से याद रखना है इसके कर्म को भी और इन सारे प्रोटीन के नाम को भी। अब एक और पॉइंट था इसके अंदर, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा 2 डेफिनेशन आती है और दोनों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी है दोनों डेफिनेशन वो देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं रेटेपेंगस। जो रेटेपेंगस होता है वो क्या होता है, रेटेपेंगस होता है वह अधिचर्म के अंकुरण स्तर में पाई जाने वाली उबालनुमा संरचनाएं होती हैं। मान लीजिए कि ये कोई संरचना थी, ये अधिचर्म का अंकुरण स्तर है, इसके ऊपर ये उबालनुमा संरचनाओं का निर्माण हुआ। इस उबालनुमा कोशिकाओं को या संरचनाओं को रेटेपेंगस कहा जाता है। इस रेटेपेंगस संरचनाओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को अपन नाम देंगे रंगक कोशिकाएं या वर्णक कोशिकाएं। इन रंगक कोशिकाओं या वर्णक कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है
इस वर्णक का नाम होता है मेलेनिन वर्णक। ओके, ये मेलेनिन वर्णक त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, यानी अपनी त्वचा का रंग होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा या गेहूं के रंग जैसा होगा, इन सब का निर्धारण इस मेलेनिन नामक वर्णक के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी सी बात इस मेलेनिन वर्णक की कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार नीट के अंदर इस मेलेनिन वर्णक के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि अपन दो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं वेस्ट इंडीज के लोगों का और दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के लोगों का। आप देखोगे दोनों की त्वचा में या संरचना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेस्ट इंडीज के लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि वेस्ट इंडीज के लोगों में मेलेनिन नामक वर्णक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेलेनिन वर्णक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मेलेनिन वर्णक के कारण उनका रंग ब्लैक हो जाता है, जबकि इंग्लैंड के लोगों के अंदर मेलेनिन वर्णक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग वाइट हो जाता है। अब ये मेलेनिन होता क्या है जिसके कारण ब्लैक भी हो गया और नहीं हुआ तो वाइट भी हो गया? तो मेलेनिन वर्णक होता है सूर्य की किरणों को, जो यूवी लाइट्स होती हैं उनको अपने शरीर के अंदर जाने से रोकता है। जो यूवी लाइट्स होती है आपको पता होगा वो अपने या मनुष्य में कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो आप देखोगे कि वेस्ट इंडीज के लोगों की प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी अपने या फिर इंग्लैंड के लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, जबकि इंग्लैंड के लोगों में बहुत ज़्यादा बीमार होने की संभावना रह सकती है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बहुत कम होती है। दूसरा, उनमें कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं। तो ये था मेलेनिन क्या होता है, त्वचा का निर्धारण करता है तथा प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा ये तो होगी रेटिपेंगस नामक संरचनाएं, आपको समझ में आगे होगी कहाँ पाई जाती है, क्या काम करती है, यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, वर्णक का क्या कार्य होता है। अब बात करते हैं संघीकरण या क्रेटिनाइजेशन। संघीकरण या क्रेटिनाइजेशन की बात की जाए तो यह प्रक्रिया कीन स्तर में पाई जाती है या फिर अधिचर्म के सबसे बाहरी स्तर में पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है वो देखते हैं। अधिचर्म के कीन स्तर की कोशिकाएं निर्जीव क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को संघीकरण कहा जाता है। ओके, अधिचर्म की सबसे बाहरी परत का निर्जीव क्रिएटिन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघीकरण कहलाती है। जैसे कि ये संरचनाएं आपने देखी होगी, प्रक्रिया आपने सुनी नहीं होगी, बट इनकी जो क्रियाएं होती है वो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। जैसे कि नाखून है, अपने बाल हैं, ठीक है ना, हेयर, उसके अलावा सींग, आपके नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप में सींग नहीं होते हैं, लेकिन गाय के अंदर, भैंस के अंदर जो सींग पाए जाते हैं उनका निर्माण भी इसी संघीकरण या क्रेटिनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ओके, अब कैसे होता है वो देखते हैं। कि सर आपने बोल दिया कि कोशिकाएं निर्जीव होती हैं तो उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनमें वृद्धि हम रेगुलर देखते हैं, हर 7 दिन में नाखून काटते हैं, फिर भी उनमें ग्रोथ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो समझिएगा कि जो ये नाखून वाला पार्ट है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका संघीकरण हुआ है। जो नाखून की संरचना अंदर पाई जाती है, यहाँ हाथ लगाना अंदर वाले पार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी कुछ नाखून का पार्ट्स पाया जाता है। ठीक है, ये वाला भाग जीवित है, अंदर वाला भाग, लेकिन जो बाहर वाला भाग है वो पूर्णतया मृत है। इसको काटोगे तो ब्लड नहीं आएगा, लेकिन जब इस पूरे नाखून को बाहर निकाल दोगे तो ब्लड आएगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट्स है वह जीवित पार्ट्स हैं, जबकि बाहर वाला पार्ट्स है उसका क्रिटिनाइजेशन हो चुका है या संघीभवन हो चुका है, इसी कारण वो मृत होता है। समझ में आ गया? क्यों नहीं आता ब्लड जब बाहर के नाखून को काटते हैं, जब इसी नाखून को पूरा काट दिया जाता है तो ब्लड क्यों आता है?
समझ में आ गया। श्रृंगीकरण क्या होता है, लेटेपेंगस, दोनों को अच्छे से याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। लेटेपेंगस क्या होता है, मिलेनिन वर्णक क्या होता है, और केराटिनाइजेशन क्या होता है एग्जाम्पल के द्वारा। ये तो होगी पूरी अधिचर्म की बात। अब अधिचर्म की बात एक और कर लेते हैं कि कौन से भाग में अधिचर्म मोटा होता है और कहाँ पर अधिचर्म की परत पतली होती है। तो अपन देखते हैं, जो हथेली होती है ये वाली त्वचा थोड़ी सी मोटी होती है, जो तलुआ होता है अपने पैरों का, ठीक है, यहाँ की त्वचा भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि यहाँ का अधिचर्म का कीन स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो अधिचर्म का कौन सी, अपने मनुष्य में कौन से भाग में अधिचर्म मोटा पाया जाता है, तो इन 2 भागों में याद रखना, हथेली, तलुआ, और ये घुटने भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो मोटे स्तर की बात होगी, कहाँ पर पतला होगा, तो अपने लिप्स हो सकते हैं, होठ, यहाँ पे हाथ लगा के देखना, ये वाली ऊपरी परत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अपने नेत्र गोलक के पास ये नेत्र वाला भाग, यहाँ पर भी टच करके देखना, यहाँ की त्वचा भी बहुत ज़्यादा मुलायम या सॉफ्ट या पतली होती है। इसके अलावा अपने आंखों का कार्निया होता है, वहाँ का भाग भी बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है ना। ये था संपूर्ण अधिचर्म या एपिडर्मिस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं, इसके आंतरिक भाग की, जिसका नाम है चर्म या डर्मिस। तो अभी स्टार्ट करते हैं चर्म या डर्मिस को। इसके अंदर ये वाले पॉइंट अच्छे से याद रखना है, यहाँ से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अपन ने अध्ययन के बाहरी भाग की यानी अधिचर्म की या एपिडर्मिस की बात कर ली है। अब बात करते हैं अध्ययन के दूसरे भाग की, जिसका नाम है डर्मिस या चर्म। इसकी बात की जाए तो ये अध्ययन का आंतरिक भाग होता है। इस भाग को 2 स्तर में विभाजित किया गया है, पेपिलरी और दूसरा होता है जालिकाव्रत या जालिका, इसे एक और नाम कहते हैं रेटिकुलस, ठीक है। चर्म या डर्मिस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि चर्म अध्ययन की आंतरिक परत होती है, ये जीवित होती है। तो जीवित क्यों होती है, इसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये सारे पॉइंट अपन ने पहले बात कर ली है। अभी तो अपन इसके दोनों स्तरों की बात करेंगे, जो पेपिलरी और जालिका या रेटिकुलर पार्ट होता है उसकी बात करेंगे। पेपिलरी भाग की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। उसके अलावा ये डर्मिस का बाहरी भाग होता है, जो अधिचर्म के साथ, ये डर्मिस है, ये इसका बाहरी भाग, और ये अधिचर्म इसके साथ जुड़ी रहती है। और अधिचर्म का कौन सा भाग, अंकुरण वाला भाग इसके साथ जुड़ा रहता है, चर्म के पेपिलरी वाले भाग के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, कौन सा भाग किसके साथ जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, इसके जालिका स्तर की। जालिका स्तर की बात की जाए तो जालिका स्तर डर्मिस का सबसे मोटा भाग होता है। यहाँ पर जितने भी त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड होती हैं, सारी की सारी इसी जालिकाव्रत भाग में पाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी वश्य ऊतक होते हैं, फैटी टिश्यू, वो भी इसी भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपनी संवेदना को ग्रहण करने वाले संवेदांग भी इसी भाग में पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। पेपिलरी और जालिका स्तर क्या है, कौन सा भाग पतला होता है, कौन सा मोटा होता है, कौन से भाग में कौन कौन से संवेदांग पाए जाते हैं, ये बात होगी सारी की सारी अपने अध्ययन की संरचना की। ओके, अब देखते हैं कि जो जालिका व्रत स्तर में पाया जाने वाला वश्य उत्तक होता है, उसका कार्य क्या होता है। यह वश्य उत्तक होता है अपने शरीर में तापमान का नियमन करता है। वश्य उत्तक की बात की जाए तो ये तापरोधी होता है। आपने देखा होगा कि जिसमें फैट का जमाव ज़्यादा होता है, फैट बढ़ जाती है मोटे लोगों में, उनमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो पसीने की फॉर्म में तापमान का नियमन किया जाता है अपने शरीर का, ठीक है ना, इसीलिए तापरोधी होता है। उसके अलावा अपनी त्वचा को सुडौल बनाने का कार्य भी इसी वश्य उत्तक के द्वारा किया जाता है या फैटी एसिड के द्वारा किया जाता है। ओके, इस प्रकार अपनी अध्यवरण की संरचना कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कौन सा स्तर कहाँ पर पाया जाता है, कंफ्यूजन रहता है। ये जितने भी 7 स्तर है, कौन सा बाहर की तरफ पाया जाता है, कौन सा अंदर की तरफ पाया जाता है। तो ये कर्म रहता है इसका अधिचर्म और चर्म। पहले बता दिया अधिचर्म बाहर की तरफ होता है और चर्म अंदर की तरफ होता है। तो अधिचर्म का कीन स्तर त्वचा का सबसे बाहरी स्तर का निर्माण करता है, जबकि चर्म का जालिकावृत स्तर अपनी त्वचा के सबसे आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। इसके बाद ये सारे बीज के स्तर होते हैं। कीन के बाद स्वच्छ, फिर कणी, फिर शुर और फिर अंकुरण। और इधर पेपिलरी डर्मिस का पार्ट होता है। अंकुरण किसका, अधिचर्म का भाग होता है। ये आपस में अधिचर्म तथा चर्म को जोड़े रखने का कार्य करते हैं। उसके अलावा फिर जालिका। तो इस प्रकार ये कंप्लीट अध्यवरण की संरचना थी। इसके बाद इसके तीसरे पार्ट की बात करेंगे अपन कल, और चौथे पार्ट की भी बात कल करेंगे, और इस प्रकार अपन पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ आ गए होंगे 2 टॉपिक। उसके बाद के टॉपिक की बात अपन बाद में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।